द मोनेक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हमारा मकसद फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी आईक्यू को बेहतर बनाना है। आज का ये एनालिसिस किसी साथी मालूमात पर नहीं, बल्कि बिल्कुल डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। बिल्कुल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। हम सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन नंबर्स के पीछे जो असल इकोनॉमिक रियलिटी छुपी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। तो आज का जो हमारा डीप डाइव है वो है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड पर, जिसको मार्केट में आम तौर पर लोटकेम कहा जाता है। हम इनकी 2019 से लेकर 2025 तक की कारकर्दगी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि लोटकेम आखिर बनाती क्या है। सही बात है, बुनियादी चीज समझना जरूरी है। हाँ, तो ये कंपनी बनाती है प्यूरिफाइड स्टेरफ्थालिक एसिड, जिसको शॉर्ट में पीटीए कहते हैं। अब आसान अल्फाज में बताऊं तो ये टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर इंडस्ट्री का बिल्कुल बुनियादी रॉ मटेरियल है। यानी जो कपड़े हम पहनते हैं या जो प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती हैं, उन सब की बुनियाद में लोटकेम का बनाया हुआ ये कच्चा माल होता है। राइट। और इस कंपनी की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोटकेम की जो पेरेंट कंपनी है ना, लोटे, वो बेसिकली साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट्स में से एक है। कंग्लोमरेट यानी एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप जिसके मुख्तलिफ कारोबारों। एग्जैक्टली। और इनके 30 मुल्कों में 20 से ज्यादा बिजनेसेस चल रहे हैं। तो मतलब हम किसी आम सी लोकल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक मैसिव ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये बात बहुत हैरानकुन है कि एक कंपनी जो 1998 से काम कर रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल बैकिंग रखती है, उसने पिछले 7 सालों में उतार चढ़ाव का एक अजीब ही रोलर कोस्टर देखा है। बहुत एक्सट्रीम रोलर कोस्टर। अगर हम 2019 से स्टार्ट करें तो वहां से इस कहानी की असल शुरुआत होती है। सही। और 2019 के नंबर्स पर जाने से पहले दोस्तों के लिए 2 टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं। एक होती है टॉप लाइन और दूसरी बॉटम लाइन। टॉप लाइन का आसान मतलब है टोटल सेल्स या आमदनी, जैसे किसी दुकान पर टोटल कितना पैसा आया। बिल्कुल। और बॉटम लाइन? बॉटम लाइन का मतलब है खालिस मुनाफा, यानी नेट प्रॉफिट। जब उस आमदनी में से आपने अपने सारे खर्चे, बिल, तनख्वाहें निकाल दी, तो जो बचा वो बॉटम लाइन है। बेहतरीन मिसाल है। तो 2019 में अगर आप देखें तो एलोटेम की टॉप लाइन में लगभग 5.47% का इजाफा हुआ था। लेकिन ये साल आसान नहीं था। हाँ, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यूएस और चाइना के दरमियान उस वक्त ट्रेड वॉर चल रही थी। एग्जैक्टली। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और डोमेस्टिक मार्केट में नए टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से पीटीआई की डिमांड बुरी तरह मुतासिर हुई थी। रुपए की कदर भी गिर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया। इनका जो ईपीएस था, यानी अर्निंग्स पर शेयर, यानी एक शेयर पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। सही, तो वो ईपीएस 3.54 रुपए रहा, जो उस एनवायरनमेंट में बहुत सॉलिड था। तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक चलती हुई गाड़ी है जिसे थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना तो है, लेकिन वो चल रही है। फिर अचानक 2020 में किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। और वो भी ऐसी इमरजेंसी ब्रेक जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोविड-19। ओह यस। तर गिरती है कि लोटकेम को अपना कंटिन्यूस चलने वाला प्लांट लगातार 44 डेज के लिए बंद करना पड़ता है। 44 डेज मतलब 54 डेज। ये तो पूरा सप्लाई चेन का कोलैप्स था। मेरी डीप मार्केट रिसर्च के मुताबिक इनकी नेट सेल्स में 35.64% की कमी आई और बॉटम लाइन यानी मुनाफे में तो 7.35% का मैसिव ड्रॉप आया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो यहाँ एक बड़ा लेसन है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटती है ना, तो डोमेस्टिक मोनोपोलीज या मार्केट लीडर्स भी महफूज नहीं रहते। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो जायंट है, में फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। 2020 ने सबके बिजनेस प्लान श्रेडर में डाल दिए थे। लेकिन जहां मुश्किल होती है वहां आसानी भी आती है। और 2021 और 2022 लोटकेम के लिए वाकई एक गोल्डन एरा बनकर सामने आए। ओ बिल्कुल, एकदम से वी शेप्ड रिकवरी जिसे कहते हैं। हाँ, 2021 में जब दुनिया खुली तो इनकी प्रोडक्शन और सेल्स 1998 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर थी। टॉप लाइन में 72.37% का इजाफा हुआ। ये एसेंशियली पेंट अप डिमांड थी। लोग जो लॉकडाउन में नहीं खरीद रहे थे, उन्होंने अचानक सब खरीदना शुरू कर दिया। Here's where it gets really interesting. और इस चीज ने मुझे सच में हैरान किया। 2021 की समझ आती है, लेकिन 2022 में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आए हुए थे।
महंगाई और इन्फ्लेशन पीक पर थी और कंपनी को भारी फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हो रहे थे। सही कह रही हैं आप। फिर भी इन सबके बावजूद 2022 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 17.78% तक कैसे पहुंच गया और मुनाफा 10,118 मिलियन रुपीस कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल उल्टा हिसाब लग रहा है। ज़ाहिर है उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक्सटर्नल पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। सबसे बड़ी गेम चेंजर चीज़ ये हुई कि ताइवान, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाले इंपोर्टेड पीटीए पर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अच्छा, यानी उन मुल्कों से आने वाला माल इतना महंगा कर दिया गया टैक्स लगाकर कि लोकल मार्केट के पास लॉट कैंप से खरीदने के अलावा कोई सस्ता ऑप्शन बचा ही नहीं। एग्जैक्टली, लोकल मार्केट मुकम्मल लॉटकम पे डिपेंड करने लगी। ड्यूटी लगने से इन्हें बेहद फायदा हुआ और इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से उनके पास जो कैश बैंक में पड़ा था उस पर आमदनी यानी अदर इनकम भी बहुत बढ़ गई। वाह! तो सैलाब और इन्फ्लेशन के बावजूद भी ड्यूटी और इंटरेस्ट रेट्स ने इनको तारीखी मुनाफा दे दिया। लेकिन जाहिर है मईशत की सख्तियां हमेशा के लिए तो इग्नोर नहीं की जा सकती और 2023 से मार्जिन स्क्वीज का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, 2023 में गवर्नमेंट की इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग गईं, रॉ मटेरियल ही नहीं मिला तो बेचारे प्लांट कैसे चलाते। इन्हें अपना प्लांट 2 दफ़ा बंद करना पड़ा और टॉप लाइन 18.6% गिर गई। राइट। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करूंगी। मेरे पास जो 2024 का डेटा है उस पर एक बड़ा सवाल बनता है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर 2024 में नेट सेल्स 34% बढ़ गई, उनका सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ तक कि ओमान को 3024 टन एक्सपोर्ट भी किया गया, सही। तो फिर नेट प्रॉफिट अचानक 48.96% क्यों गिर गया? एक तरफ बिजनेस ग्रो कर रहा है और अचानक प्रॉफिट आधा हो गया। ये बात सेंस नहीं बनाती। मैं समझता हूँ। फाइनेंशियल दुनिया में इसको हम कहते हैं मार्जिन स्क्वीज। होता यह है कि आपकी सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। 2024 में बिजली और गैस की कीमतें आसमान पर थीं। ओह अच्छा, तो उनका खर्चा बढ़ गया। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? यही तो प्रॉब्लम थी। मार्केट में सस्ते इंपोर्टेड ऑल्टरनेटिव्स दोबारा आ गए थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी का फायदा कम हो गया था। अगर कंपनी थोड़ी सी भी कीमत बढ़ाती तो उनके कस्टमर्स फौरन सस्ता इंपोर्टेड माल खरीद लेते। आई सी। तो अपनी मार्केट बचाने के लिए उन्हें मजबूरन कम मार्जिन पर माल बेचना पड़ा। एग्जैक्टली, सेल्स बढ़ी, मेहनत ज्यादा हुई, लेकिन हर आइटम पर बचने वाला मुनाफा इतना कम हो गया कि एंड में टोटल नेट प्रॉफिट आधा रह गया। इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए इन्हें 2 दफा दोबारा प्लांट बंद करना पड़ा। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक डरावना ख्वाब है। और 2025 में तो आकर डिमांड मजीद गिर गई। सेल्स लगभग 26% कम हुई और मुनाफा 57.66% गिर गया। बिल्कुल, और इनकी ईपीएस जो 2022 में लगभग 6 रुपए से ऊपर थी, वो 2025 में सिर्फ 0.74 यानी 74 पैसे रह गई। लेकिन फिर 2025 में ही एक बड़ी तब्दीली आई। पीटीए ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड ने लोटे केम को अक्वायर कर लिया, यानी खरीद लिया। ये एक नए दौर का शुरुआत था। नई मैनेजमेंट आई तो उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पर गुजारा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? क्योंकि 9 मार्च 2026 को लोटे केम ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड के 56.19% शेयर्स और मैनेजमेंट कंट्रोल खरीदने की नॉन बाइंडिंग ऑफर दे दी। What's fascinating here is कि इंग्रो पॉलीमर पाकिस्तान में पीवीसी, कॉस्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पीटीए की मार्केट से निकलकर लोटे केम अपनी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और इसके पीछे एक नॉन कॉस्ट मॉडल का बहुत बड़ा हाथ है। ये नॉन कॉस्ट मॉडल जरा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें। श्योर। लोटकेम का कोर बिजनेस पीटीए है और ये नॉन कॉस्ट मॉडल पर चलता है। इसका मतलब है इनकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के रेट से मुंसलिक होती हैं। सही। तो अगर पाकिस्तान में बिजली गैस महंगी हो जाए तो लोटकेम अपना बोझ कस्टमर्स पर नहीं डाल सकती, क्योंकि कस्टमर को इंटरनेशनल रेट पर प्रोडक्ट चाहिए। ओह, यानी लागत आपकी डोमेस्टिक है जो बढ़ती जा रही है और इनकम इंटरनेशनल रेट्स पर रुकी हुई है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, इसी अजाब से बचने के लिए इंग्रो पॉलीमर को खरीदना एक हेज है।
वो लोकल डिमांड वाली प्रोडक्ट्स में आना चाहते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो सके। ये सर्वाइवल की एक बेहद जबरदस्त कोशिश है। वाकई बिजनेस में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। एक वक्त में आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अगले ही वक्त आपको अपना मॉडल चेंज करने के लिए दूसरी जायंट कंपनी खरीदनी पड़ रही है। सही बात है। और आज की इस डीप मार्केट रिसर्च को कंक्लूड करने से पहले मैं ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। देखें, अगर एक कंपनी जो मुकम्मल तौर पर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के रहमो करम पर है, वो अचानक सरवाइव करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट के दूसरे बड़े सेक्टर्स को भी कंट्रोल करने लग जाए, तो इसका पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन पर मुस्तकबिल में क्या असर पड़ेगा? बहुत पॉइंट की बात है। एक तरफ सर्वाइवल है और दूसरी तरफ मार्केट मोनोपोली के खतरात। एग्जैक्टली और ये चीज आने वाले वक्त में आम कंज्यूमर और बाकी इंडस्ट्रीज को कैसे मुतासिर करेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बेहतरीन फूड फॉर थॉट है ये। अगर आप सब भी अपने मनी आईक्यू को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस डीप मार्केट रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली दफा किस टॉपिक या किन कंपनीज पर आप इस तरह का डीप मार्केट रिसर्च बेस्ड एनालिसिस देखना चाहेंगे। आज के लिए दी मॉनी की तरफ से बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Like and subscribe.